तरह से बोले, हनुमान जी थोड़े जो सीना चीर के राम दिखा देंगे। सवाल को यही तो हम कह रहे हैं, भीड़ तंत्र हो जाए। आप अगर अपनी समस्या कहिए तो लोग कहते हैं कि आप ये आना चाहते हैं, इसका या तो आप राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आना चाहिए। में लाना चाहता था काम। क्या आपके अंदर कभी भी 1-2%, 10% आवाज नहीं आती कि नहीं जाइए किस दिन? हमारा काम एजुकेशन है और हम अभी पढ़ा रहे हैं, बट हमको एग्रीकल्चर वालों के लिए वर्क करना है यहाँ पे, हमको इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। बदलाव जो आप लाते हैं वो तो राजनीति में आके ही ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव ला सकते हैं। आज भी हम कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन एजुकेशन में आज भी बदलाव ला दिए। आज किसी बच्चे को पढ़ना रहेगा, वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं खोजेगा, खान सर को खोजेगा। ये हम गारंटी बोलते हैं, किसी राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं जाएगा उनके पास। यानी आप मानते हैं कि सोशल मीडिया ने सबको इतना ताकतवर बना दिया यहाँ। बिल्कुल, आप सच्चे मन से करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। टू नेशन थ्योरी पर आपकी राय क्या है? क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनना चाहिए था? पहली बात तो जो उस समय के राजनेता लोग थे, जो उस समय के थे, उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती किया कि हमारी जमीन, हमारा देश को एक लाइन खींच के चला गया, इधर इंडिया, इंडिया पाकिस्तान आप मान लिए, तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। पहला डिसीजन होना चाहिए कि हमें रेड क्लिफ लाइन नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान हमारा है। डूरन लाइन नहीं चाहिए, हमारे गांधारी का गांधार था, और इधर हमको म्यांमार हमारा था। 1900 आजादी के केवल 10 साल पहले म्यांमार अलग हुआ था, 1937 में। 35 के अधिनियम के तहत 37 में कंप्लीट खत्म, पूरा अखंड भारत चाहिए था। अभी क्या ले आए यहाँ पर? समझ रहे हो? किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे, कोई एक आदमी नहीं। नहीं। लोग कहते हैं नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे, कुछ लोग कहते हैं। इन सबको हटा के अगर अंबेडकर साहब रहते तो सब समझ जाते। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अंबेडकर साहब को आजादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है संविधान जब देश बनता है तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। तो गांधी जी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, सारे लोग एकदम गांधी हो जाए, अम्बेडकर, जिन्ना हो जाए, जितने लोग अंबेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है। अंबेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी, तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। आज वो स्थिति नहीं होती, पिछड़ों की, दलितों की, बहुत सुधार रहता। आज आप बताइए, संविधान में आपको कोई कमियां दिखती हैं? जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे, लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। लेकिन बात यहाँ है ना कि यहाँ 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। कहे भैया अंबेडकर साहब को कहेगा आप किए? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो बिहार में पले बड़े, यही रहते हैं, यहाँ के समाज को, राजनीति को समझते हैं। बिहार की राजनीति तो हमेशा से जात पर ही चली है, जाति पे वोट पड़ता है ना, पड़ता ही है। बिल्कुल, जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है यहाँ पर, सब में है। तो चीजें बहुत बड़ी, और यूपी बिहार में तो इतना ज्यादा है, आप भी जानते हैं। लोग तेरे को बताते थे। तो ये तो चीजें समाज में बदलाव धीरे धीरे होगा। जब समाज पैसे और एजुकेशन दोनों कमाएगा तभी जाके बदलेगा। पर कोई तो वजह होगी ना कि सरकार भी तैयार हो गई। बीजेपी कभी नहीं मानती थी, जाति गणना की मांग कभी नहीं मानी, आप बार मान ली। बीजेपी मान ली, मैं कह रहा हूं मान ली, फिर बीजेपी नहीं रहा है। तो ये तो आप बताइए, अगर गवर्नमेंट ने मांगी है तो ये तो उसके स्पोक्स पर्सन बताएंगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसका मतलब लोग भी शायद चाहते हैं, ओबीसी के लोग, SC ST नहीं होता है। राजनीति में एक ही मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको वोट किस चीज से मिलेगा। इंपॉर्टेंट तो ये भी मुद्दा है कि एजुकेशन पे से टैक्स हटाना चाहिए, क्या हट गया? यहाँ पॉलिटिक्स में मुद्दा बस ये होता है कि हमको वोट किससे मिलेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट की चीज है वो गवर्नमेंट का इंसान बताएगा क्यों लाया। पर हिंदुस्तान के रिश्ते इजराइल ईरान दोनों से अच्छे रहे, अच्छे दोनों से हैं। पर हाल के दिनों में विपक्ष कहता है कि इन्होंने तो देखिए इजराइल से दोस्ती के चक्कर में ईरान को और पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने त्याग दिया है, और ये लॉन्ग टर्म में हमको बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिलता है, बट रणनीतिक रूप से मिडिल ईस्ट जो है वहाँ से सस्ते पेट्रोल मिल जाते हैं, हम अपने सामान को वहाँ बेच देते हैं, हमारा वहाँ रोजगार है। बट यहाँ पे 3 चीज समझना पड़ेगा। अरब और ईरान ये बड़े दुश्मन हैं। अरब चाहता है कि ईरान खत्म हो जाए, तो हम लोग इसमें बैलेंस बना के चल रहे हैं, किसी से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ईरान को लेकर चाइना मजबूत स्थिति में आ गया है, क्योंकि चाइना ओपनली ईरान का सपोर्ट किया है। तो लेकिन ईरान भी समझदार है, वो चाइना और इंडिया के बीच में वो भी बैलेंस लेके चलेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए,
जैसे हम लोग ईरान और इजराइल में बैलेंस लेके चल रहे हैं, वो हमें ही बैलेंस लेके चलेंगे। लेकिन ईरान अगर गया तो समझिए कि हम लोग का वेस्ट मिडिल ईस्ट में जाना या फिर सेंट्रल एशिया में जाना, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें महंगी हो तो जाएंगी। कुछ लोग तो कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है, एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। साले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें एक बड़ा योगदान, एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे मुद्दों को भी हम कह सकते हैं कि अगल बगल में देश की छवि ऐसा बना दिया है कि देश कहाँ जा रहा है। आप मुद्दों को देखिए, किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं, एक लेवल देखिए कहाँ पे बात हो रही है। ऐसे केवल मुद्दा राष्ट्र से ऊपर राजनीति का हो रहा है, तो इस वजह से हमारी छवि एक अलग टाइप की छवि बनते जा रही है, जिस वजह से मालदीव जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया, बांग्लादेश वो हम लोग के ऊपर आंख दिखा रहा है। तो हमारी जो छवि है ना विश्व गुरु की, या हमारी जो छवि थी वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी छवि राइट विंग की ओर ज्यादा मिटती जा रही है। जो एक रीजन वाले देश में, खास करके जहां देश है, वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग सिंगापुर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्हें लगता होगा कि सिंगापुर बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने मीडिया और इन सब चीजों से देखा है। तो हम मीडिया से काफी प्रभावित होते हैं। अमेरिका कोई नहीं गया है ज्यादातर लोग, लेकिन देखते हैं कि अमेरिका बहुत अच्छा है। उसी तरह से हमारे देश के बारे में पता करने से पहले लोग भी मीडिया देखते होंगे, तो इंडिया से कैसे लेवल की डिस्कस होता होगा, क्या दिखता होगा, उन्हें ये दिखता होगा यार ये सब तो केवल पॉलिटिक्स करता है सब। तो अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम्हारी पार्टी अच्छी कि मेरे, ये प्रधानमंत्री सही कि ये प्रधानमंत्री। अभी तक आप ये जाति कर रहे हैं मीडिया के साथ, सिर्फ मीडिया कैसे दोषी हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के लिए? जली ना, तेरी भी जली ना। वो तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार, विपक्षी दल जिम्मेदार, जो लोग इस पर बहस करते और करवाते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करने के लिए किस लेवल के लोगों को बुला के लाते हैं लोग? जो मीडिया में बहस करने आते हैं, सो चार ठो मुर्गा जो लगाया जाता है, किस लेवल के रहते हैं लोग? जिनको बिम्स्टेक में कितने देश हैं ये पता नहीं है, आसियान और सार्क में अंतर नहीं पता चल पाता है, संघाई कॉर्पोरेशन और नाटो में अंतर नहीं समझ पाता है। और मीडिया में आके और वो चार आदमी बोलते हैं कि हमारी पार्टी में ये था, हमारी पार्टी में ये था। कोई कहेगा कि इंदिरा गांधी इतनी बहादुर थी, तो कोई कहेगा मोदी जी इतनी बहादुर थी। यही देखने के लिए आदमी बैठा है। देश कहाँ जा रहा है? कैसी लगी आगे स्वाद? आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपने सीज फायर का जिक्र किया इसीलिए पूछ रहा हूं। ये तो मुद्दा बहुत था। ट्रंप ऐसे भी बड़बोला आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है। तो ट्रंप पे भरोसा करना बहुत बेवकूफी है। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया, यहाँ पर बदला बराबर। लेट ट्रंप, तुम उधर करेगा तो हम इधर करते हैं। वो अमेरिका है, वो इसलिए कोई अमेरिका नहीं उनको है। कोई। हाँ सर, अब मेरा एक रैपिड फायर राउंड, मैं छोटे छोटे नाम लूंगा, एक एक नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बोलना है। बोल बोल। आराम से। हाँ हाँ। ओके। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप पसंद करते हैं? हमारे पसंद को हम तो, हमसे आप 10 नेता का नाम पूछेंगे, हम कहेंगे 10 को पसंद करते हैं। ओके। प्रियंका गांधी, अच्छी बहन है उनकी। सोनिया गांधी, सब एक ही पार्टी से पूछेंगे। यार है, बहुत लंबी लिस्ट है। राजीव गांधी, दूसरे के कहने के वजह से कई डिसीजन लिए जो इनको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदलना पड़ा, शाहबानो वाला केस, शाहबानो वाले केस में इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा काम कर दिया, नहीं समझ में आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मान लेना चाहिए था। फिर बफोर्स तो घोटाला में फंसे और फंसते चले गए। फिर वो स्विस बैंक, लोटस अकाउंट, क्या 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 चीजें एक ही साथ होते गई। उसके बाद से तो दुर्घटना ही हो गई इनके साथ। संजय गांधी, छोटा सा कार्यकाल। नेहरू जी, अंधेरी गली के मुहाने पे जिसको देश पे छोड़ के गए थे सब, जवाहरलाल नेहरू को, तो नेहरू को वर्ल्ड लीडर बनने की अगर चाहत ना होती, वर्ल्ड लीडर बनने की चाहत ना होती, तो देश का ये हाल नहीं हुआ रहता। चाइना पे बिना मतलब का भरोसा करना, कश्मीर का मुद्दा लेके जाना, यूएनओ में लेके जाना, अपने आप को यूएनओ का महासचिव बनाने की ये सोच लेना, बिल्कुल एकदम गलत। चाइना के प्रति तो इनसे घटिया नीति कोई लाया ही नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाबा साहब अम्बेडकर, अनमैचेबल। चेहरा खिल गया एकदम अम्बेडकर जी का नाम आते ही। अनमैचेबल, अम्बेडकर साहब अनमैचेबल। और ये तो आप कह ही चुके कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था देश का। सरदार पटेल, आयरन मैन, बिल्कुल एकदम। उन्होंने बहुत किया, सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के किए,
उनका कोई मतलब बैकडोर सपोर्ट नहीं था। एक मिडिल क्लास से आने वाले व्यक्ति जिनको पढ़ाई के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ा और देश के लिए इतना बेहतरीन काम किया, जोड़ के रखा। चाहे उनका सबसे बड़ा योगदान लक्षद्वीप को आधे घंटे पहले जोड़ा, जो लोग बहुत बार इसको नहीं देख पाते। वो लक्षद्वीप को जोड़े और इधर कश्मीर भरोसे बैठे थे जवाहरलाल नेहरू का। कश्मीर में उतना इंटरेस्ट वो नहीं लिए थे, बट जो साउथ वाला एरिया था उस सबको एकदम बेहतरीन ढंग से जोड़ के रखे। वो मतलब 10 साल और जी जाते तो देश की स्थिति कुछ और होती। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 1950 में हो गई और लोग कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब यकीन मानिए, हमें जहां तक लगता है अगर वो जीवित रहते और 1951 का चुनाव रहता तो जरूर उनको वो बनते, नो डाउट इसमें। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि कोई अगर जीवित ही नहीं, जैसे अभी हम कहें कि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हैं या द्रौपदी मुर्मू, अरे भैया अब्दुल कलाम साहब नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महात्मा गांधी में देखेंगे, महात्मा गांधी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। इंग्लैंड उस समय जाके पढ़े थे, आज हम लोग की औकात नहीं है कि हम जाके घूम आ सके। वो उस समय पढ़े थे, धन दौलत से कोई कमी नहीं थी। उस समय वो इतने बड़े वकील थे कि भारतीयों का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद आधी धोती पर उस इंसान ने पूरा जिंदगी बिता दिया, कोई पद नहीं लिया देश के बनने के बाद। अगर वो कहते कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा तो पक्का बन जाते, जो चाहते वो पद मिल सकता था, नहीं लिए। गलती क्या थी कि इरविन के साथ जब समझौता कर रहे थे 1931 में, 5 मार्च 1931, तो जो दिल्ली पैक्ट समझौता चल रहा था इरविन के साथ, तो इरविन से कहे थे कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने के लिए। इरविन इतना चतुर, इतना कमीना व्यक्ति था कि उन्होंने भगत सिंह को राजनीतिक कैदी घोषित ही नहीं किया, उन्होंने भगत सिंह को आपराधिक कैदी घोषित किया। और साइन जो हुआ था समझौता पे कि अंग्रेज सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, तो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया और भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा दिया क्योंकि इन्हें असेंबली में बम फेंके थे, समझ रहे हो। अब जब यहाँ पे इनसे गांधी जी से सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, उन्हें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड था और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही थी, तो वो चाहता था इंडिया को शांत करे। इसलिए इरविन के ऊपर दबाव था कि कैसे भी गांधी को भेजो, और गांधी इस समय दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। अगर गांधी जी इस बात पे स्टिक हो जाते कि नहीं, भगत सिंह की फांसी माफ की जाए, तो इरविन को मजबूरी अपना बीटो पावर लगाकर भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए। लेकिन गांधी को लगा कि राजनीतिक कैदी हम छोड़ देते हैं, और यहां उन्हें नहीं छोड़ा गया। और इसका दाग गांधी तब तक नहीं धुल सकते हैं जब तक यह पृथ्वी रहेगा। सही पकड़े हैं। ओके, आज के नेताओं पर आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी थकते नहीं है एक तरह से और हमेशा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान एजुकेशन पे दे दे। अमित शाह, अब इनका तो क्या कहिएगा, चाणक्य कहा जाता है इन्हें। राजनीतिक रूप से डिसीजन एक्टिव लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। जलवा है हमारा। असदुद्दीन ओवैसी, अभी इधर जो विदेश ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाँ। जो हमारे डेलीगेट गए थे, वो उन्होंने बहुत बढ़िया वहां पे जो मिडिल ईस्ट हो गया या अरब देश में हो गया, जो बेहतरीन ढंग से पाकिस्तान को धोया उस इंसान ने। कंप्लीट अपना वो जो एक स्टेटस था, जो एक पहचान थी, छवि थी, कंप्लीट